प्रवीण का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रंगमंच और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इस कोरोना काल में बोल सकूं। और आप सबका भी आभार, जो लोग इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इसको व्याख्यान न मानते हुए, सफाइयाँ नहीं मानते हुए, शिकायतें ना मानते हुए, इस पर मंथन करने की बहुत ज़रूरत है कि कोरोना काल, संस्थान, प्रशिक्षण, कलाकार, रंगमंच, जो भी विषय हैं, खास तौर से कला से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और भी बाकी के जो क्षेत्र हैं, अब ये जो विषय है, ये विषय नया नहीं है, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। रंगमंच में अगर हम पीछे से शुरू करें, हमारे तीन जो संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान और कलाकारों की बात करें, तो पेंडेमिक जो है वो एक किस्म से चल ही रहा है और वो काफी समय से चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जो मैं देखा हूँ, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, बहुत सारे महोत्सव डेवलप्ड हुए हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए हैं, और एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो संवाद खत्म हो गया। आपस में संवाद बहुत खत्म हुआ है। पिछले 20 सालों में इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां इस देश में थिएटर को लेकर हुई हैं, पर उन सारी गतिविधियों में एक चीज मुझे लगता है कि कभी नहीं सोची गई। मुझे लगता है जिन समस्याओं की हम कोरोना काल में बात कर रहे हैं वो पहले से हैं, पहले से ही व्याप्त है। रंगकर्मी की हालत तब भी वही थी। पर एक चीज जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है कि इस माध्यम को बड़ा कैसे बना जाए, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। वो माध्यम तब तक आपसे बड़ा नहीं बनेगा जब तक एक समृद्ध दर्शक वर्ग आपसे जुड़ेगा नहीं। हमने उसके लिए प्रयास थोड़े कम कर दिए। मुझे याद है 80 और 90 के दशकों में जब हम लोग ग्रुप थिएटर किया करते थे, तब थिएटर जो है वो लोगों का हिस्सा हुआ करता था। लोगों के घर जाके टिकट बेचना या किसी की दुकान पे जाकर उससे विज्ञापन लेना, उससे ब्रोशर छपवाना, उसको शो के लिए बुलाना, वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे हम लोगों को अपने माध्यम से जोड़ते थे। और शायद ये उन्हीं क्रियाकलापों का एक लंबे समय से नतीजा रहा है कि रंगमंच को हम एक अलग विधा के रूप में देख रहे हैं, पर हम माध्यम को बड़ा नहीं कर रहे। और माध्यम को बड़ा करने से मतलब है सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा करना, और आर्थिक रूप से भी बड़ा करना, और राजनीतिक रूप से भी बड़ा करना। अ, मुझे लगता है कि हम सबको मिल के एक विजनरी सोच रखनी चाहिए कि एक विजन के तहत हम ये सोचें कि हम इस माध्यम को बड़ा कैसे करें, खास तौर से हिंदी बेल्ट। और उसके लिए हमारा मन बड़ा होना चाहिए। ये कोरोना काल की बात नहीं है। कोरोना काल में हम सबको इंडिविजुअल ज़्यादा बनाया है, और जबकि हम हैं एक सामूहिक माध्यम में, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, पर इसने हमें इंडिविजुअल ज़्यादा बनाया। पर उसके पहले भी चूंकि अवसर इतने बड़े हैं कि हमने पूरे देश में अनुदानों के थ्रू, थिएटर वर्कशॉपों के थ्रू, फेस्टिवलों के थ्रू एक बहुत लंबी फौज खड़ी कर दी है बेरोजगारों की। और वो फौज इतनी बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि हमने पूरे देश में संस्थान ज़्यादा खोले हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। हमने वो जगह नहीं खोली हैं जहां ट्रेनिंग करने के बाद वो जो प्रशिक्षणार्थी है वो उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सके। चंद रेपेटरियां हैं इस देश में, वो भी जिस ढंग से चल पा रही हैं चल ही रही हैं, पर वो अवसर नहीं। तो अगर प्रशिक्षण संस्थानों की बात करें तो उस प्रशिक्षण को इस लायक तो बनाया जाए कि हम उसमें समाज में उसका एक विषय बना सकें। अगर हम इसको माध्यम नहीं बनाएंगे तो जो हम जिन चीज़ों का प्रशिक्षण दे रहे हैं वो फिर या तो हम अभिनेता बना रहे हैं, निर्देशक बना रहे हैं,
या लाइट डिजाइनर बना रहे हैं या सेट डिजाइनर बना रहे हैं, पर हम इस माध्यम से समाज में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हम ना सरकार को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना समाज को कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं पहले। आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन एक्टिंग एज ए बीए कोर्स बहुत चल रहा है। अब सवाल ये है कि हमने इनको दो क्षेत्रों में बढ़ गया है रंगमंच आज की तारीख में। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि एक है संगठित क्षेत्र और एक है असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र के लोग अपने संगठन से जुड़े हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर हावी है, उनके ऊपर एक एक किस्म की नियमावली हावी है, उनको उनके अनुसार चलना चाहिए और उनके अनुसार वो अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वहाँ एक दिक्कत ये होती है कि वो जो संगठन में हैं, मतलब जिनके पास अधिकार हैं, जिनके पास सरकार से और ज्यादा बृहत्तर लोगों पर लोगों से कम्युनिकेट करने के अधिकार हैं, वो इस माध्यम को बड़ा करने में की जो कोशिशें की जानी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई। कोरोना काल में क्या हुआ कि हम सब एक्सपोज हो गए अचानक से, और कोरोना काल में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये माध्यम पूरा का पूरा डिटोरिएट हो गया, क्योंकि इस माध्यम के लोग भी आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सरकार के लिए ये विषय बिल्कुल एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उसमें, मतलब वो जरूरी गैर जरूरी चीजों में आने लगा है। तो हम इसको कम्युनिकेट कैसे करें? मुझे लगता है इसके लिए एक बड़े विजन की जरूरत है, खास तौर से जो लोग संगठित क्षेत्र में हैं उन्हें ऐसे अवसर बनाने चाहिए, उन्हें ऐसे मौके पैदा करना चाहिए जो लोगों को रोजगार दें और अवसर दें। हमने प्रशिक्षण तो खोल लिया, प्रशिक्षण तो हम खूब दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें रोजगार कैसे डेवलप करें इसके लिए हमने कभी बृहत्तर लोगों पे सोचा नहीं। हमारी फील्ड से इतने सारे लोग हैं, पद्मश्री हैं, अवार्डीज हैं, एकेडमी के फेलोज हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं, यहाँ तक कि संसद सांसद भी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इस माध्यम को बड़ा करने में हमारे हम सब की, मुझे लगता है एक बड़ी नाकामी रही है। मेरी बहुत इस बात पर काफी लोगों से बहस भी हुई है, और जिन लोगों ने संगठन में राह रहते हुए एक कोशिश भी की, उनके ऊपर हमने आपस में ही इतनी खींचतान करके रखी हुई थी कि हम नुकसान एक दूसरे को पहुंचाने के चक्कर में माध्यम का नुकसान कर गए। मुझे याद है जब भारत रंग महोत्सव की अवधारणा या कल्पना बजाज साहब ने की थी और वो फेस्टिवल शुरू किया हुआ था, तो उसमें उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उनके मन में एक बहुत अच्छी बात थी कि मैं ये चाहता हूं कि एक इतना बड़ा महोत्सव हो जहां देश के छोटे से छोटी जगह पर जेन्युइनली थिएटर करने वाले लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकूं। अब ये सोच बड़ी है, ये महोत्सव बड़ा नहीं है। उस महोत्सव के पीछे जो सोच थी वो बड़ी थी, वो बहुत बड़ी थी, और वो महोत्सव शुरुआती दौर में बहुत कम लोगों की टीम से चला और वो बहुत बड़ा हो गया, और उससे बहुत सारे रोजगार भी बने बाद में, वो अलग बात है। पर वो सोच बड़ी थी जिसने उस महोत्सव को 20वें भारंगम और 30वें भारंगम तक लेके गई, और उससे एक पूरी की पूरी परंपरा हिंदी बेल्ट में डेवलप। इसके इतर एक एक सोच और भी थी, जब हम लोग नांदीकार में जा रहे हैं बहुत पहले से 90s के दौर से, जब हम रुद्रदा को देखते हैं, हमारे पास उदाहरण है, हमें लगता है कि हमें इन वरिष्ठ लोगों को जिन्होंने थिएटर को लेके एक एक विजन बनाया था, जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपनी जगहों पर काम करने की कोशिश की थी अपने अपने रिसोर्सेज के साथ, उनको सबको एक साथ बिठाकर उनसे ये सेमिनार करवाना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम अब इस माध्यम को बड़ा कैसा करें, जैसे आप लोगों ने विजन सोचा था। रुद्रदा कैसे नांदीकार कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने भी बात उठाई है पहले, तो हम उस मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कैसे वो दर्शक वर्ग बंगाल में इतना जुड़ा हुआ है उस फेस्टिवल का और साल भर इंतजार करता है, या हम हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें ये सब सोचने की जरूरत है। और दूसरा, सरकार की तरफ से जो मौके आ रहे हैं, हमें उन मौकों को विस्तार देना चाहिए, ना कि उसको कम कर देना चाहिए। मुझे याद है जब फिरोज शाह कोटला में आदरणीय भानु जी ने वो एक प्रक्रिया शुरू की थी परफॉर्मेंस की, उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए और वो बाद में बंद हो गया, जबकि वो उसका स्वरूप बहुत बड़ा था, उसके पीछे विजन बहुत बड़ा था सर का। या और भी बाकी लोग होंगे, मुझे पता नहीं। पर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि यार मैं चाहता हूँ कि ये हर साल कंटिन्यू रहे और ये दिल्ली कल्चर एंड टूरिज्म की हर साल के कैलेंडर में आ जाए।
तो उससे होगा क्या, ये हर साल की एक्टिविटी बनेगी और यहाँ हर साल परफॉर्मेंस होंगे। आप देखिए उस विजन से उसमें एक लंबा रोजगार का जरिया पैदा होता जो बाद में खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई प्रो रहा ही नहीं, किसी एक को मिला और बाद में फिर लोग उसके, हम क्या हो रहा है कि हम अपने एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में अपने माध्यम को छोटा कर दे रहे हैं। हमें अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना होगा। इस देश में जो थिएटर कर रहे हैं, जिनका नाम हम आज भी जानते हैं और जिनका नाम पे इतनी किताबें छपी हैं, जिनका इतिहास हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो आज भी वही लोग क्यों हैं। इसका मतलब है कि एनएसडी रेपेटरी में जब तक उत्तराजी और मनोहर जी और ये सारे रघु भाई वगैरह सब लोग थे, उसके बाद कोई एक्टर निकले ही नहीं है हिंदुस्तान से। क्यों? ऐसा क्यों? समस्या आपको प्रमोट करने की, ये तो संगठित क्षेत्र का ये दायित्व है कि वो अपने फील्ड में जुड़े उन कलाकारों को प्रमोट करें। वो इंडिविजुअल तो कर रहे हैं, पर वो संगठन नहीं कर रहे। थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू वर्क, थ्रू इंस्टीट्यूशन, थ्रू इन सब जो आप प्रमोट कैसे करेंगे? आप भारंगम में रो प्ले देने से आप प्रमोट नहीं करेंगे। आपको ये प्रमोट करना पड़ेगा कम्युनिकेट करके गवर्नमेंट को, कि इस विधा में इतनी चीजें हैं और इस विधा में हम इतने विस्तृत ढंग से सोच सकते हैं। पिछले कई सालों से एक बहस चल रही है, इस देश में हर स्टेट में एक स्टेट इंस्टीट्यूशन, एक स्टेट रेपेटरी होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे वरिष्ठ जो है वो प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, जिनके हाथ में संगठन से के थ्रू सरकार से डायरेक्ट बात करने की बात। ये तो पेंडेमिक आया है और पेंडेमिक में हम सब भुगत रहे हैं। जैसे सुरेश जी ने कहा था, वो मजदूर भी भुगत रहा है और हम भी भुगत रहे हैं। और फिर ये सारी अवधारणाएं आ रही हैं। हमारे क्षेत्र में अब राजनीति बहुत घुस गई है, उसके राजनीतिक मूल्य ज्यादा स्थापित हो गए हैं और मानवीय मूल्य कम हो गए। मुझे याद नहीं इस पेंडेमिक में किसी संगठित क्षेत्र के किसी आदमी ने मुझे फोन करके पूछा हो कि तू कैसा है। मुझे पूछा उन्हीं लोगों ने जिन्होंने थिएटर को मानवीय मूल्यों पर तैयार किया है। अलबत्ता मैंने जरूर लोगों को पूछा या मैसेज करने की कोशिश की। हमारा माध्यम, हमें, हम इस माध्यम में आए क्यों हैं? अगर हम उस कूड़ कारण को अपने मन में रख लें और समझ लें, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि तब हम माध्यम को लेकर सोचेंगे। अभी हम व्यक्ति को लेकर सोच रहे हैं। अनुदान और ये जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है इस देश में, अगर आप गवर्नमेंट कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं, तो उसको देख के तो लगता है कि इस देश का थिएटर बहुत समृद्ध है, पर वो सिर्फ अनुदानों पे ही चल रहा है। और जब ये ग्रांटें वगैरह नहीं हुआ करती थी और जिस थिएटर को हम आज पढ़ाते हैं, वो समृद्ध कैसे था? तो हमें इतिहास में ये देखने की जरूरत है कि वो समृद्ध हुआ कैसे। हमने उसकी समृद्धता के वो तो निकाले नहीं है बाद में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए थिएटर में बहुत मौके पड़े हैं, बहुत मौके हैं चीजों को अडॉप्ट करने के। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास किताबें नहीं होती थी, हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी या मांगनी पड़ती थी। कोई अमेजोन वगैरह नहीं था उस समय। तो जब मौके बड़े हैं तो माध्यम बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब संस्थानों का क्या दायित्व है? संस्थानों का कोई दायित्व नहीं है। मुझे लगता है कि रंगमंच क्षेत्र में, संस्थानों में या गैर संस्थानों में जो भी विजनरी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो बड़े हैं, जिन्होंने थिएटर में अपने आप को स्थापित किया है, या ये जो मानते हैं कि हाँ वो थिएटर में इतना कुछ कर चुके हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए। हमारे पास संस्थानों के नाम पर या तो प्रशिक्षण संस्थान है या फिर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, लाइक एसएनए और जोनल सेंटर वगैरह। तो वो अपने ढंग से कर रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान ऑनलाइन अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि इस कोविड काल में हमने ये काम किए हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आप ऑनलाइन कीजिए। और हो क्या रहा है कि वो ऑनलाइन थिएटर शोज दिखाने और उसके चक्कर में अब हमारा माध्यम तो वो अलाउ करता ही नहीं। कोविड में पॉसिबल नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि आप दर्शकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सुरेश जी ने भी ये बात बोली, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ। नहीं, ये सिर्फ कोविड काल की समस्या नहीं है, ये समस्या बिना कोविड काल के भी है। तो विषय वही है जो पहले थे, अब ये विषय बन गए हैं क्योंकि अब ये कोविड काल आ गया है। और पिछले एक साल में हम शायद सब इतने चिड़चिड़े और इतने पक चुके हैं और इतने गुस्सा हमारे अंदर आ चुका है, और हमें अपने एग्जिस्टेंस को लेके हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वो फेज देख रहे हैं जब वेटिंग फॉर गोडो लिखा गया होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद,
हमें लगता है कि हम ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं आज की तारीख में, पर हमारा माध्यम तो इंडिविजुअल है नहीं। तो जब तक उन मानवीय मूल्यों के आधार पर एक बृहत्तर सोच नहीं बनेगी, तो हम कला का संरक्षण तो कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ उसमें भाषण दे सकते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आज की तारीख में हर आदमी को शिकायत है, वो चाहे संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, उसको शिकायत देना है या सफाई देनी है। क्यों भाई? उसको संवाद क्यों नहीं करना है? या उससे शिकायतें की जाती हैं तो वो उसको ब्लेम की तरह लेता है। क्यों भाई? हमारा माध्यम तो ऐसा है नहीं। हमारा माध्यम तो हमें संवाद करना सिखाता है ना। हमारा माध्यम हमें इतना अधिकार देता है कि हम अपनी बात खुलकर कह सके, ये मानते हुए कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा, या वो इस बात की सफाई नहीं देगा, वो शायद उसको जज्ब करेगा या समझेगा। तो सवाल ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी थिएटर के जो मानवीय मूल्य डिटोरिएट हुए हैं, वो कोविड काल में एक्सपोज हुए हैं एक्चुअली, कि हम कितने मानवीय रह गए। क्योंकि अगर हमारी मानवीय सोच होती तो शायद हमारा विजन बहुत बड़ा होता। मतलब एक अभिनेता के तौर पर मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, या मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अभिनय ही करते हैं। पढ़ाना तो उन्होंने बाद में शुरू किया। वो इस कोविड काल में क्या कर रहे हैं? जिनके पास ग्रांटें नहीं है, जिनके पास रेपिटरी ग्रांट नहीं है, पर्सनल ग्रांट नहीं लेते, वो क्या कर रहे हैं अभिनेता? वो भी तो एक वर्ग है। ग्रांटें बंद हो गई इसकी शिकायतें तो है, मैं मान लेता हूँ। पर आप देखिए, ग्रांटें जो सरकार वैसे भी चीजें काटने पे ही तुली हुई है, आप उसको और कम करने के बजाय आपको बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों के पास मौके आए। और मुझे लगता है कि एक ऐसा वेबिनार होना चाहिए, ऐसा सेमिनार हो, लाइव फेस टू फेस, जिसमें हम उन सब लोगों को, थिएटर के हमारे वरिष्ठों को, जो अलग अलग जगहों पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, 70s और 60 के दशकों के, जो अभी भी हमारे हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हम उनके साथ बैठकर एक मुहिम चलाएं और इस माध्यम को कैसे बड़ा करें, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। हम वो कभी आज तक नहीं कर पाए। और ये बात मैंने 2006-07 में भी बोली थी। जब मैं रेपिटरी से निकला था तो मैंने ये कोशिश की थी कि क्यों नहीं एनएसडी या दूसरे संस्थानों से पास आउट 8-10 लोग एक साथ काम करें और एक जगह बनाएं अपनी। पर अब प्रॉब्लम जब आती है तो संगठित क्षेत्र का आदमी इतना तो कर ही सकता है। दिल्ली में एक वर्किंग स्पेस आज तक हमारे सारे वरिष्ठ लोग और हम कनिष्ठ लोग मिलकर एक वर्किंग स्पेस रैसल में बना नहीं पाए, जबकि यहाँ इतने शोज और थिएटर होते हैं। एक हम आर्ट एंड कल्चर अपना हब नहीं बना पाए थिएटर का, जबकि हम इतने अवार्डी हैं, हम ना कन्विंस कर पाए उसको। तो हम माध्यम को प्रमोट कैसे करेंगे? हम रेपिटरीज नहीं खोल पाए हैं, हम परफॉर्मिंग स्पेस डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो संगठित क्षेत्र है हमारे पास, और संगठित क्षेत्र में जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं वो इसके लिए प्रो हो सकते हैं। पर हो क्या रहा है कि अब सब इतनी असुरक्षा की भावना में है, इतनी असुरक्षित है कि वो सिवाय अपने आगे किसी को देखना ही नहीं चाहता। और जब हम बात करते हैं तो वो सामूहिक रंगमंच की हो रही है। तो सामूहिकता की कौन सा रंगमंच चाहिए? और यही बात बहुत पहले मैंने ये कही थी कि इस देश को संस्थानों की, ट्रेनिंग सेंटरों की जरूरत नहीं। हम सिर्फ संस्थान दर संस्थान हर साल 20-25 लोग एनएसजी से, 20-25 लोग एमपीएसजी से, 20-25 लोग सिक्किम से, 20-25 लोग बीएनए से, और अलग अलग यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, हम हर साल कुछ नहीं तो 200-400 लोगों की एक जमात निकाल रहे हैं। बाकी प्राइवेट तो अलग ही है। पर वो जमात जा कहाँ रही है? वो माध्यम के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। तो माध्यम बड़ा कैसे होगा? तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है। इसके लिए बहुत पहले से सोचना चाहिए था, और अभी भी टाइम है। अभी भी आप, अगर आप इसको लेके एक प्रिपरेशन करेंगे, एक विजन बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे, सारे संगठित और असंगठित क्षेत्र के, दुनिया भर के लोग एक साथ होंगे, एक मुहिम बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे और चीजों का प्रेशर बनाएंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे जहां लोगों को काम मिले। हर आदमी पढ़ाने पर लगा हुआ है, और जहां तक पढ़ाने का सवाल है, आप अवसर कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या दूसरी संस्थाओं में मौके ही नहीं है लोगों के पास। मुझे याद है हमारे गुरुओं ने तो हमको एक विजन के थ्रू ट्रेन किया था। क्या उस विजन के थ्रू हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रेन कर रहे हैं? मुझे याद है जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात हमारी मैम अनुराधा मैम ने कही थी, त्रिपाठी जी ने भी कही थी,
कि यार हम चाह रहे हैं कि अब एक सेकंड लॉट आए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी को पकड़े और यहाँ से आगे कैरी ऑन करे, विच इज अ गुड थॉट, विच इज अ बिग थिंग, कि एक सेकंड जनरेशन ऑफ लॉट टीचिंग का डेवलप हो। ये उनके सोच में था। वो कितना हुआ नहीं हुआ पर सोच तो थी। पर वो मौके हर संस्था में, वो राष्ट्रीय विद्यालय तो एक संस्था है, कितने लोग होंगे उसमें। पर वैसा विजन अगर मिलके संगठन के तौर पे सोचे तो दुनिया के, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हाई सेकेंडरी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, उससे होगा क्या कि जब ये किसी विषय का हिस्सा बनेगा किसी जगह पर, तो वो जो वहां उस विषय से निकल के वो अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया के किसी संस्कृति भवन में कुछ करेगा, तो लोग जुड़ेंगे, तो माध्यम बड़ा होगा ना कि यार ये एक विधा है। कॉर्पोरेट सेक्टर वाला तो इसको समझ गया है कि यार ये एक माध्यम है, इसमें एक ट्रेनिंग है, इसका एक ग्रामर है, तो हम इस पर एक कोर्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम उसको वहीं वहीं अभी भी फंसे हुए हैं उन्हीं सरकारी अनुदानों पर। तो सरकारी अनुदान जो आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है जिनको आ रहे हैं, पर उसकी कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है कि पता नहीं लगता। अब उसमें देख के तो ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग थिएटर कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है फिर तो माध्यम बहुत बड़ा हो जाना चाहिए 20 साल में। वो आज भी वहीं का वहीं है और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम आज भी उसी उन्हीं चीजों पर लड़ रहे हैं जो आज से 10 साल पहले लड़ रहे थे। तो फायदा क्या हुआ फिर? तो प्रशिक्षण संस्थानों की अपनी एक जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये नहीं होती कि मैंने ये कर दिया, नहीं, आपको आपको जोड़ना पड़ेगा लोगों को, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। हम अपने अपने कुनबों में हैं आज की तारीख में, इस बात को आप समझ लीजिए। मतलब ये भी एक कुनबा ही है जहां मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, इसमें संवाद नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूँ, या अपना रोना रो रहा हूँ, या अपना सफाई दे रहा हूँ, या मैं कितने समस्या में हूँ, इस बात को, सब समस्या में है, सब समस्या में है इस वक्त। कोई मानसिक रूप से है, कोई आर्थिक रूप से है, कोई किसी रूप में है। हम सब समस्या में है। पर हम जिन मानवीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़े थे, क्यों हबीब साहब का थिएटर, या जिनकी बात उस दिन सुरेश जी ने भी कही थी कि वो दर्शक वर्ग उनसे जुड़ा कैसे था, हम उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कभी भी कि हम दर्शक को कैसे जोड़े अपने पास से। हमने दर्शक को डिटोरिएट किया है बल्कि। नहीं तो इसी दिल्ली शहर में रंजीत कपूर साहब के नाटक हाउस पैक होते थे। हम लोग उस जिस समय रेपेटरी में थे, सुरेश जी गवाह हैं इस बात के, हम लोगों का टिकट सेल रिकॉर्ड हुआ था। वो क्यों हुआ था? इसलिए नहीं कि हम लोग कोई ग्रेट एक्टर थे, नहीं, वो एक परिकल्पना बहुत अच्छी बन गई थी उस समय। एक टीम बन गई थी जिसने एक बहुत अच्छा काम किया था और फेस्टिवल्स किए थे 20-20 नाटकों के। और उससे एक गहन दर्शक वर्ग जुड़ा हुआ था, एक गहन दर्शक वर्ग भारंगम से भी जुड़ा हुआ था। ये अपने आप में इतिहास है, पर हमने उसको कैरी नहीं किया। उसका कारण संगठनात्मक हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। हमारे कंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे नाटकों में दिक्कत हो सकती है, तो हम उस पर उसका मंथन क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम इन छोटी छोटी चीजों का मंथन करेंगे, जब हम अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस का मंथन करेंगे, जब हम अपने परफॉर्मेंसेस का मंथन करेंगे, जब हम अपने फेस्टिवल्स का मंथन करेंगे कि उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, तब हम माध्यम को बड़ा करेंगे, और उस माध्यम के बड़ा होने से हम सब लोगों को, हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। अब वो इतना इंडिविजुअलिस्टिक और कोनों में हो गया है, वो नुकसान कर रहा है इसको, माध्यम को। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मतलब हो सकता है किसी और की राय वो है, लेकिन इसके लिए एक विजनरी सोच है, क्योंकि जितना हमारा काम बढ़ेगा उससे हमारे लोगों की रोजगार भी बढ़ेगा। और दूसरा, हम एक आने वाली पीढ़ी तैयार कर, जैसे मैं जिस पीढ़ी से हूँ, मुझे तो इतना पैशन दे गए हैं मेरे गुरु लोग कि मैं थिएटर करूँ या किस तरह का करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कोविड काल में बहुत समृद्ध हूँ या यहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत समृद्ध। आई लॉस्ट माई ऑल फाइनेंसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड विदाउट डूइंग एनी वर्क। बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही है। मैं आज भी उस चीज को थिएटर में तलाशता हूँ और इस बात पर विश्वास करता हूँ। और खास तौर से मैं यंग पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माध्यम को अपनी समय और ऊर्जा दे रहे हैं तो वो माध्यम किसी न किसी रूप में आपको लौटाएगा ही। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, समय और ऊर्जा कम दे रहे हैं और मौके ज्यादा बना रहे हैं। तो मौकों के पीछे भागने से आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। प्रशिक्षण संस्थानों का दायित्व ये है कि वो प्रशिक्षण कर रहे हैं। कल सत्या भैया ने भी बोला कि वो तो ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों से संवाद रखें, बच्चों से बात करें, उनका मॉरल डाउन नहीं होने दें, क्योंकि मॉरल डाउन है उनका। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सेमेस्टर्स को मर्ज किया है और वो 2 सेमेस्टर्स को एक साथ कर रहे हैं, विच इज गुड थिंग, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में पहले भी कुछ नहीं था।
माफी चाहूंगा इस बात के लिए। अब पहले भी कोई ऐसा ग्रेट साहब का नहीं रहा, आप हम नाम नहीं उठा सकते। चंद लोगों के आगे फेसबुक पे पोस्टें आती हैं कि पिछले 20 सालों में एक अभिनेता का नाम बताइए, पिछले 30 सालों में एक राइटर का नाम बताइए, पिछले ये सब क्यों आ रहा है? वाई दिस इज कमिंग? ये इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। बाकी हमने तो किताबें पढ़ी हुई हैं, शंभू मित्रा से लेके मनोहर सिंह जी तक की एक्टरों की, और उधर बादल सरकार से लेके सारे राइटरों की हमने सब पढ़ा हुआ है, सब समझा हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है? हम आज भी उन्हीं विषयों से लड़ रहे हैं, और शायद यही कारण है कि हम माध्यम को बड़ा नहीं कर पाए। एनएसडी में क्या सरकार एनएसडी के गमले बेचेगी विजय भाई? ये पता नहीं, ये बहस का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी, मैंने पढ़ी नहीं है, कुछ कुछ अंश उसके पढ़े थे, और कुछ लोगों को मैंने सुना था। उसमें मैंने एक चीज महसूस की थी कि लोकल लैंग्वेज, लोकल ट्रेडिशंस, उनके लिए एक जगह बनती है कहीं ना कहीं एजुकेशन के सेक्टर में। जो मुझे समझ में आया वो स्किल की तरह एक आएगी, और उससे मुझे लगता है बहुत काम को मिलेगा। हमें उसको लेके प्रो होना चाहिए ना। हम परजीवियों की फौज क्यों पैदा कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी ही चलेगी? तो हमें क्या है, दो तरफे, दो ढंग से हमला करना पड़ेगा कि हम कैसे गवर्नमेंट को चीजों के लिए प्रो करें और कैसे समाज को करें। अब हो क्या रहा है कि हम सबको कुछ चीजों की एक आदत पड़ चुकी है, उसमें से हम कुछ लोग जेन्युइन भी हैं। सही बात है, मुझे मैं पूरे मन से ये बात कहता हूँ कि जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो कम से कम अच्छा काम करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं प्रवीण गुंजन के फेस्टिवल में भी गया था, मैं यहाँ भी देखता हूँ, मैं हैप्पी को भी देखता हूँ, मैं और भी लोगों को देखता हूँ इस देश में। मैं, मेरा दोस्त है मनोज नायर, वो कहीं से पास आउट नहीं है, अपना ग्रुप चलाता है, और अपने दम पे ट्रेनिंग प्रोसेस डेवलप की है। अपने घर के पास उसने अपना स्टूडियो बनाया। वो सब कैसे किया उसने पिछले 20-25 सालों में? तो ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं काम, हम उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। हमने क्या एक ढर्रा बना लिया है राजनीतिकरण का। हमारा क्षेत्र राजनीति का नहीं है, उसमें राजनीति हो सकती है, पर हम इसमें राजनीति नहीं कर सकते, या राजनीतिकरण को लेकर हल्ला नहीं कर सकते। हमारा जो माध्यम है वो विजन पे चल सकता है, मानवीय मूल्यों पे चल सकता है। हम उसको कितना इंपॉर्टेंट बना सकते हैं समाज में और दूसरी जगहों पर, उसी से ये समृद्ध होगा, वरना नहीं होगा। और प्रशिक्षित, क्या लिखा है, तो नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, और जैसे ये एज ए सब्जेक्ट डेवलप होगा तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, ऐसा मेरा मानना है। उसमें ऐसा लग रहा है मुझे, जो उसको देखकर मुझे समझ में आया था, जितना मैंने कुछ अंश पढ़े थे उसके, तो उससे मुझे लगा था कि ये एक बेस्ट बेस्ट पॉसिबिलिटीज बन रही है। दूसरा, जो जो लोग अलग अलग जगहों पर हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनको उनको और इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगी, और माध्यम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि लोगों को काम मिले। होगा क्या ना कि इस देश में जो बेहतरीन से बेहतरीन थिएटर हुआ है असंगठित क्षेत्र में, वो उन लोगों ने किया है जो जॉब करते थे। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए या बंगाल का लीजिए। इवन मैं अपने शहर में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ रंगमंडल भारत भवन बना था, उसके साथ पैरेलल 10 से 15 संस्थाएं ऐसी थी जो ग्रुप थिएटर करती थी, और वो सारे या तो बैंक कर्मी थे या गवर्नमेंट जॉब में थे, और वो शाम को अपना समय देते थे, और उन्होंने अपने को वहां रहते हुए 20-20 30-30 साल रंगकर्म किया है, और अपना एक दर्शक वर्ग बनाया है। वहाँ छोटी छोटी संस्थाएं जो पिछले कई सालों से काम कर रही हैं, जो अब बहुत बड़ी हो गई हैं, और उनका अपना एक दर्शक समूह है। पर हो क्या रहा है कि वो सब इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। पहले ये संस्थाओं में आपस में एक कम्युनिकेशन था, अब क्या हो गया कि सब दीवारें बन गई हैं, कांच के शीशे लग गए हैं, दीवारें बन गई हैं, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस हो गया है। हर आदमी दूसरे को अपने स्पेस में घुसने नहीं देना चाहता है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो उन लोगों का हुआ है जो जेन्युइनली थिएटर करना चाहते हैं और अपनी चॉइस से करना चाहते हैं, जिनको शायद किसी और माध्यम में जाना नहीं है। पर हमें अपने ट्रेनिंग का पर्पस, उसका उसका उपयोगिता, इन सब चीजों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब रही बात कलाकारों की हाल, मुझे लगता है कोई एक ऐसा ऐसा समूह होना चाहिए, ऐसा कोई असंगठित क्षेत्र में ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो
रंगकर्म और रंगकर्मियों को जोड़ सके आपस में। पर होता क्या है कि जब भी कोई संगठन बनता है ना, उसमें विवाद पहले पैदा होता है। मुझे लगता है कि हमारा जो रंगकर्म का क्षेत्र है वो शापित है। वो है सामूहिक माध्यम, पर मैंने देखा कि वह सामूहिकता से लोग बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाते। मैं आज ये बात आपको लिख कर देता हूँ कि 20 मेरे जैसे, मैं अपनी उदाहरण लेता हूँ, मेरी उम्र के 10 से 15 रंगकर्मी भी 2 साल में इस माध्यम को अपनी मेहनत दे, अपना ज्ञान दे, अपना विजन दे, तो फिर शायद हमें किसी अनुदान की जरूरत पड़ेगी नहीं। पर उसके लिए हमें इकट्ठा होना जरूरी पड़ेगा। और सारी समस्या इस बात की है कि हम इकट्ठे नहीं होते, हम संवाद नहीं कर, हम सब जैसे ही अवसर आते हैं हम सब मौका परस्त हो जाते हैं। हम अवसर शेयर भी नहीं करते एक दूसरे से। हम उन अवसरों के पीछे भागने लगते हैं, उन अवसर से जुड़े लोगों के पीछे भागने लगते हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद तो करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? और फिर अचानक से एक आपदा आती है और हम सब बेचारे हो जाते हैं। हम बेचारे पहले भी थे और हम आगे भी बेचारे ही रहेंगे जब तक हम सामूहिक रूप से कुछ सोचेंगे नहीं। कब नहीं थे हम बेचारे? और वैसे भी आप अब हर फील्ड में इतना डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है। आदमी अपने सारी अच्छी खुद की आवाज को खोजने के लिए फील्ड में आ रहा है थिएटर में, कि मुझे लग रहा है मैं अपने काम में डिप्रेस हूं, मैं यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। लोग अपनी आत्माओं पर इतना बोझ लेकर थिएटर में इस वक्त आ रहे हैं। अब तो और बुरा का समय है, आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जानी चाहिए कि आप लोगों को कैसे, ये सबसे बड़ा काम होगा हीलिंग। इस पेंडेमिक में सबसे बड़ा काम विजनरी हो सकता है कि थ्रू थिएटर आप डिप्रेशन में गए लोगों की हीलिंग कर सके। आप ये पेंडेमिक ओवर होने के बाद कैसे उनको उससे बाहर ला सके, उसमें थिएटर सबसे बड़ा होगा। जो हम थेरेपी की बात करते हैं, तो ये माध्यम इस तरह से भी काम कर सकता है। ये कम्युनिकेट कौन करेगा? मेरी तो किसी से पहुंच है नहीं कि मैं करूं। ये कम्युनिकेट वही लोग कर सकते हैं। कलाकारों के बारे में सोचना, मुझे मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। मैं या मेरे जैसे लोग जो जिन जिन संस्थानों से निकले हैं इस पेंडेमिक में, उनके लिए कभी कुछ सोचा गया हो या किया गया हो या बात की गई हो? नहीं, सब अपने अपने कूपे में है। कुछ चंद हमारे गुरु लोग थे जिनसे हम बात करते थे और वो हमारा हौसला बढ़ा। आप हौसला तक नहीं बढ़ा सकते किसी का, तो आप फिर यहाँ बैठ के सिर्फ सफाइयां और शिकायतें ही दे सकते हैं। आप नुकसान कर रहे हैं दिन पर दिन माध्यम का। बल्कि आपको माध्यम को, और वो नुकसान आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं सिर्फ अपने को बचाने के लिए। और वो हम सब कर रहे हैं कि कहीं मैं बुरा सिद्ध ना हो जाऊं, मैं गलत सिद्ध ना हो जाऊं। लोग गांधी को भी गलत ठहरा देते हैं आज की तारीख में यार, पर उनकी नीयत में तो पॉजिटिविटी थी ना, तो वो गलत ठहराने वाले अपने आप छोटे हो जाते हैं। आप अपनी नीयत को साफ रखिए, सबसे बड़ी बात है। मैं क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं। स्कूलों में जॉब मिलेगा? हाँ मिलेगा। नई शिक्षा नीति, ये बात मैं बोल चुका हूँ। नई शिक्षा नीति को मैं थोड़ा और पढ़ी है मैंने, उसके कुछ 10-12 पेज पढ़े थे और अपने कुछ दोस्तों से समझने की कोशिश की थी। उसमें बहुत गुंजाइश है ट्रेनर्स की। ये क्या लिखा है? एनएसडी जैसी प्रशिक्षण संस्था का भविष्य क्या लगता है? ये मेरा काम थोड़ी है सोचना, है तो उनका काम है जो एनएसडी में है। उनका भविष्य कैसा भी हो, जब मैं एनएसडी में था तो मुझे मेरे गुरुओं ने इतना सिखा दिया और मुझे फक्र है उस संस्था पर, तो मुझे अपना भविष्य तो ठीक ही लग रहा है। अब एनएसडी का भविष्य क्या होगा, मैं एनएसडी थोड़ी चला रहा हूँ। मेरा काम ही नहीं है वो सोचना। उसका भविष्य जो भी हो वो तो वो लोग देखेंगे जो वहां है, उनको सोचना पड़ेगा भविष्य। पहले वर्तमान सोच लें कि क्या है। और एनएसडी एक मूलतः जो है वो प्रशिक्षण संस्थान है। बाद में चीजें हैं, रेपिटरी है या टीआई है या बाकी की चीजें। एनएसडी मूलतः एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां बच्चों को रंगकर्म सिखाया जाता है। उसका भविष्य क्या होगा ये तो वो देखेंगे जिनके हाथ में एनएसडी आएगी या बीएनए आएगा या एमपीएसडी आएगा। मतलब मेरे पास कोई ऐसी संस्था होगी तो मेरे पास मैं अपनी एक सोच होगी कि मैं इसको इस तरह से चलाऊं। वैसे उनके पास भी अपनी एक सोच है। तो वो भविष्य क्या होगा वो तो वही मेरे ख्याल से बता सकते हैं। ये बड़े बेबुनियाद से सवाल है। हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन करते हैं, क्वारीज करते हैं, लोगों को दोषारोपण करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपके लोग सुन लेंगे फिर क्या होगा? क्योंकि जो चीजों को
ग्रैब करने का रास्ता है वो एक खास किस्म का रास्ता है। उस रास्ते पे चूंकि दूसरे ही जा सकते हैं जो संगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, आप नहीं जा सकते तो आप उनसे शिकायत करते हैं। उनके ऊपर भी उनका कोई बैठा हुआ है, तो अब सब उस पर चल रहा है ना। उससे बेहतर है कि आप इस रूट की बजाय दूसरा रूट ढूंढें। और मुझे लगता है कि ऐसे वेबिनार और भी होने चाहिए, और हमें उन लोगों को एक साथ बिठाना चाहिए, हमारे जैसी एक दूसरी पीढ़ी है जो वो नीचे बैठ के इस बात को समझे कि हाँ हम कैसे अप्रोच करें, वो हमें रास्ता दिखाए। और ऐसा नहीं हम सब ने ग्रुप थिएटर किया है, जो भी पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने देखा है कि वो ग्रुप थिएटर कैसे रन हुआ है। वो पब्लिक फंड से ही रन हुआ है, अनुदान तो तब भी नहीं थे इतने, और थिएटर होता था तब भी। वो जीविका का जब माध्यम बनाने का आदमी सोचता था, तो वो सोचता था कि मैं बाहर जाऊं या पढ़ूं या आगे ले जाऊं, या उसको बॉम्बे जाना होता था। और बॉम्बे भी लोग जो जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं ना। तो अब हो क्या रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगकर्म का प्रशिक्षण देता है। वो बेचारे बॉम्बे जाते हैं, अपना काम करते हैं, उनका टारगेट वही है। उनके पास अगर यहाँ बेहतर अवसर होंगे तो वो यहाँ रुकेंगे, और जितने ज्यादा रुकेंगे उतना बड़ा होगा। आजकल 1-2 साल से ज्यादा थिएटर में कोई रुकता ही नहीं है। वो तो बहुत चंद लोग ऐसे होंगे जो 20-35 साल से रुके हुए हैं। तो हम ऐसी पौध कहाँ पैदा कर रहे हैं? इसका मतलब हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी फिर, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये नहीं समझा पाते कि बेटा हम तुमको 6 महीने में एक्टिंग नहीं सिखा सकते, तुझे कम से कम 2 साल लगाने पड़ेंगे, फिर तेरे को जो करना है कर, तो कम से कम 2 साल तो वो उस माध्यम में रहेगा। आप तो सवालों को ही दरकिनार करते जा रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, व्यक्ति तो अभी क्या हो रहा है, व्यक्ति तो बड़ा हो गया है, माध्यम छोटा हो गया है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि माध्यम की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। बिल्कुल ठीक। सवाल कौन से हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। कहाँ है सवाल? क्या छत रंगमंच के माध्यम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा सर? क्योंकि ऑनलाइन थिएटर तो थिएटर का माध्यम रहे नहीं। मुझे लगता है शायद हमें प्रोसीनियम से तो बाहर आना पड़ेगा। प्रोसीनियम में एक लंबे दर्शक वर्ग को समेटने में मुझे लगता है कि हम्म, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तो अपने कॉलोनीज में, अपने ब्लॉक्स में अगर हम छोटे छोटे परफॉर्मिंग स्पेस बना के लोगों को जोड़ना शुरू करें तो वो एक रास्ता है। मुझे याद है बंसी जी ने एक बार एक बात कही थी कि मतलब उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के बीच में पार्क में परफॉर्मिंग स्पेस बना के वहां परफॉर्म करें। ऐसा कुछ आइडिया भी था उनके दिमाग में। तो मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को, जो अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे और राय लेनी चाहिए। पर ये जो छत वाला आइडिया है, दिल्ली में मेरे एक मित्र हैं, कर्नल डी हम उनको बोलते हैं, उन्होंने अपने छत पे एक छोटा सा परफॉर्मिंग स्पेस बनाया है। 10-15 लोगों को देखे वो कोई ना कोई प्ले शायद हर महीने करते हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया। क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो आप अपने सोसाइटी के 10 ब्लॉक को भी जोड़ रहे हैं, तो कम से कम 50 लोग आप वर्ग में तो ला ही रहे हैं। तो वो एक आइडिया अच्छा है मेरे ख्याल से, बेटर आइडिया। आप तो सवालों को दरकिनार कर दे। विजय कुमार, कौन सा सवाल पूछा है तुमने? तुम शिकायत के मोड में क्यों रहते हो हर समय? तो फिर कैसे कह रहे हैं कि संवाद कायम होनी चाहिए? तुम इतना, क्या है तुम्हारे मन में, समझ नहीं आता। सवाल तो पूछो। रंगमंच में पतनशीलता में मठाधीशों की भूमिका पर कुछ प्रकाश डालिए टीकम भाई। कौन है मठाधीश? ये मठाधीश, रंगमंचित, ये सब तो क्या अभी आए हैं क्या? और ये मठाधीश क्या होते हैं? मठाधीश, ये मुझे समझ नहीं आता। ये आप लड़िए उनसे। कौन है मठाधीश बताइए, लिखिए यहाँ पे नाम लिखिए। हम डायरेक्ट बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आप क्यों हैं ऐसे। कौन मठाधीश? देखो, जो मठ का मालिक होगा वो मठाधीश ही होगा, और उसको मठ को एक ढंग से ही चलाना होगा। अब वो मठ में अपने कुछ लोगों को मौका देगा, अपने कुछ लोगों को मौका नहीं देगा। ठीक वैसे ही है, जैसे मेरे घर में कुछ खाने को बनता है तो मुझे लगता है यार मैं अपने किसी सबसे प्रिय व्यक्ति को खिलाऊं, ये तो वहां भी वैसे ही है।
जब आदमी एक नाटक करता है, मुझे लगता है कि मैं एक प्ले करना है, तो मेरे मन में एक बात है कि यार मुझे साउथी को लाइट डिजाइनर बनाना है, तो मैं साउथी को लूंगा, मेरा ट्रस्ट है उस पर। ठीक वैसे ही इन लोगों का भी आपस में ट्रस्ट है, तो वो मठाधीश अपने ढंग से चलते रहते हैं। तो वो मठाधीश कहना, मुझे क्या लगता है ना कि ऐसे डायरेक्ट या तो नाम लो सीधा, या तो इतनी खुली बातचीत हो कि आप मठाधीश हो भाई, और आपने ये गड़बड़ियां की हैं। अब वो मठाधीश अगर नहीं होगा, या वो अपने आप को ऐसा नहीं मानता होगा, तो वो हमसे सारे संवाद करेगा। पर मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के बजाय हम संवाद की रखें, हम अवॉइड क्यों नहीं करें उनको। और वो जिंदगी भर मठाधीश, अगर आपको लगता है कि वो मठाधीश है, तो जिंदगी भर तो कोई भी किसी ने, सबके दिन फिरते ही फिरते समय सबके लिए बदलता है। पर वो मठाधीश आपके, क्या होता है कि हम सब मानते हैं कि हम सब लायक हैं, ये भी बात फैक्ट है। मुझे लगता है मुझे ये मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप जिन मठाधीशों की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या सिर्फ आप ही को नुकसान पहुंचाया है? मुझे भी नुकसान पहुंचाया है, पर मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मुझे उनकी दया आती है। क्योंकि मुझे पता है शिकायत, शिकायत भी आप उससे करोगे ना जो थोड़ा सा सुनने लायक होगा, समझदार हो। मैं शिकायत अपने गुरुओं से करूंगा कि आपने मुझे सिखाया नहीं, इस लायक नहीं बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। अब मठाधीश तो हर जगह है, और पहले भी थे। अब क्या है कि वो ज्यादा व्यापक हो गया है, और अभी हमें ज्यादा दिखता है, बहुत सामने होकर दिखता है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। तो आप उनसे शिकायत कीजिए। मठाधीशों की भूमिका, मठाधीश जाने, मैं मठाधीश नहीं हूं, और ना मुझे उनसे शिकायत करने का कोई शौक है। मुझे लड़ सकता हूं मैं, एनएसडी में क्या सरकार एनएसडी के गमले बेचेगी विजय भाई? बचा रह पाएगा कि नहीं? ये आज आके एनएसडी पे आके खत्म क्यों हो जाती है बात? एनएसडी एक प्रशिक्षण संस्थान है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। और जो फेस्टिवल शुरू किया था, वो बजाज साहब ने एक विजन के थ्रू शुरू किया था। वो ठेकेदार थोड़ी है देश के थिएटर की एनएसडी। आप लोग ये क्यों मान के बैठे हुए हैं कि एनएसडी जो है वो देश की ठेकेदार है रंग कर्म की? नहीं है। और भी तो चीजें हैं दुनिया में, और भी तो जगह हैं। पर हमने क्या उसको सेंटर ऑफ फोकस बना रखा है। अब अगर वहां कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अब आप क्या कर लेंगे उसमें? हम तो जाके कर नहीं सकते। और अब चूंकि बहुत सारा थिएटर का सिस्टम कन्वेंशनल रह नहीं गया है, इस बात को आप मन में बिठा लीजिए। थिएटर कन्वेंशनल ढंग से अब नहीं हो सकता है, आपको छोटे रास्ते बनाने पड़ेंगे, आपको रास्ते बदलने भी पड़ेंगे। आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने कन्वेंशनल रवैये के चक्कर में, तो आप फिर यही कहेंगे कि स्ट्रक्चर खराब है। हर देश में कल्चर डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं उसको जाके एनएसडी थोड़ी बोलेगी। हर प्रदेश में एक कल्चर डिपार्टमेंट है, जोनल सेंटर्स है, एसएनए है, सब कुछ है। एनएसडी में जो लोग हैं वो इतना कर सकते हैं कि उसके लिए थोड़ा प्रो हो सकते हैं। होता क्या है कि हम, हमारी शिकायत लोगों से होती है, हम संस्था को गाली देते हैं। संस्था थोड़ी ना गाली के लायक, व्यक्ति गाली के लायक होता। संस्था तो हमेशा बड़ी होती है ना। तो एनएसडी क्या करेगा उसमें? वो लोग करेंगे जिनके हाथ में ये पावर है कि वो लोगों से बात कर सके सरकार में। एनएसडी कुछ नहीं करेगी, वो तो प्रशिक्षण संस्थान है। वो अपना पल्ला झाड़ लेगी तुरंत कि भाई हम तो प्रशिक्षण संस्थान है, हम अपने प्रशिक्षण के बारे में सोचें। सवाल वो है ही नहीं, सवाल अभी भी शिकायतों का दौर चल रहा है। फिर एनएसडी मॉनिटरिंग करती है तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये तो अब ग्रांट बंद करवा दी। अनुदान में कितना कांड हुआ है, और कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, और कितने गलत पेपर जमा हुए, हम सबको पता नहीं है क्या? हम सब कुछ जानते हैं। ये बात मैं पूरे खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ। हम सबको सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। हम उसको स्वीकारते नहीं है बस। हम सबको पता है ये बात। तो सिर्फ शिकायतें करने से, सफाई करने से बचे रह पाएंगे कि नहीं? ये तो अगर अच्छा समय रहा तो बच पाएंगे, नहीं रहा तो नहीं बच पाएंगे। हर चीज में एक टेढ़ापन क्यों ढूंढना है? ये थिएटर हमें नहीं सिखाता है। हमें थिएटर सिखाता है सवाल करो, खुले मन से सवाल करो, खुले मन से जवाब को एक्सेप्ट करो। उसमें टेढ़ा ही क्यों देखना है हर चीज में? तो टेढ़ा देखने को तो पूरा इतिहास है फिर। वो तो मैं भी टेढ़ा देख सकता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आज तक किसी एक्टर को प्रमोट ही नहीं किया, मनोहर सिंह और उत्तर भावकर और रघुबाई और इन लोगों के अलावा। तो मैं टेढ़ा ही देखूं। पर ऐसा तो नहीं है कि लोग मुझे जानते नहीं है। तो उनके प्रमोट करने से मैं साबित हो रहा हूँ, ये गलत बात।
एनएसडी थोड़ी साबित करेगी कि मैं अच्छा अभिनेता हूँ या अच्छा टीचर हूँ या अच्छा रंगकर भी हूँ। वो तो मेरा काम ही करेगा। और मैं एनएसडी कहूँ एनएसडी ने मुझे काम नहीं दिया, ये तो गड़बड़ बात है ना बाबा। एनएसडी 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 ऐसे नहीं, एनएसडी ऐसे नहीं, इन्हीं सवालों में मुलझे हुए हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि इस देश में पूरा 20 साल से अनुदानों का जो दौर चल रहा है वो ये दो ही संस्थाएं कर रही हैं। यहीं से फाइलें होती हैं, यहीं से पास होता है सब कुछ। वो भी तो लगे ही रहते होंगे कुछ ना कुछ। सवाल इनसे नहीं पूछना है, सवाल लोगों से पूछना है जो हमारे वरिष्ठ हैं। उनको हमें जोड़ना है, उनसे विजन पूछना है, उनसे सॉल्यूशन मांगना है, उनको साथ जोड़ना है। शिकायतें सफाई, शिकायतें सफाई, शिकायतें सफाई, ये सालों से चल रहा है। इसका कुछ नहीं हो सकता। इससे माध्यम बड़ा नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। पता नहीं आपस में आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुंज क्या कह रहा है? मुझे सवाल दिख नहीं रहे हैं, बस विजय कुमार जी का सवाल बार बार आ रहा है, संस्थान बच पाएगा कि नहीं। वो संस्थान सोचेगा कि हम बैठ के सोचेंगे। कमल, ये रूफ थिएटर वाला आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इसको तुम्हें कैरी करना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है, रंगमंच में नएपन को लेकर। मुझे लगता है कि हमें ना विषय को लेकर थोड़ा नाट्य परंपराओं में जो स्ट्रक्चर है ना उससे बाहर आना चाहिए। हमें बृहत्तर विषय नहीं ढूंढने चाहिए। हम हमें ऐसे लोगों को नोटिस करना होगा जो अलग किस्म के नाटक लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत यंग लोग भी हैं जो अलग अलग ढंग से नाटक लिख रहे हैं, नाटक को देख भी अलग दृष्टि से रहे हैं, उसका थोड़ा विजुअल परसेप्शन भी बदल रहे हैं। तो हमें वो सब चीज़ें अडॉप्ट तो करनी चाहिए। लेखन में हमें क्या है, हम विषय सोचते हैं, कहानी सोचते हैं। मुझे लगता है कि नाट्य लेखन में अब वो समय आ गया है जब अनुभवों पर या एक बिंदु पर, एक छोटे से यात्रा पर एक पूरा का पूरा प्ले हो सकता है, बनस्पत एक पूरा स्ट्रक्चर, लाइक आषाढ़ का एक दिन, उस सबसे तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। और वो काफी हद तक हो भी रहा है और लोग कर भी रहे हैं। एक कहानी में अनेक कहानियां, ये सब हो रहा है। और सवाल कहाँ है? तो अब जहां तक कलाकारों की बात है, मुझे लगता है कि हमें मानवीय मूल्यों पर एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए कि जो हमारे कलाकार समूह में जो समृद्ध लोग हैं और जो असमृद्ध हैं, हम उनकी एक सूची बनाएं, उनको हेल्प करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। हम सब, खासतौर से रंगकर्मी, हम पेंटर्स को भी जानते हैं, डांसर्स को भी जानते हैं, पपेट आर्टिस्ट को भी जानते हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट को भी जानते हैं। तो हमें लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या ऐसे ने ये काम कर सकता है कि एक ऐसा डाटा हमें प्रोवाइड करे जिनको मदद की ज़रूरत है, एक फंड रेजिंग करे, जितनी हमसे हो सकती है हम करें, जितनी हमें ज़रूरत है हमें मिले। वो कंबाइंडली होगा ना। वो ऐसे तो होगा नहीं कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। हमारा समाज श्रापित समाज है, इस बात को मानिए। हम इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बात फैक्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सवाल। ये सवाल जवाब का तो एक्चुअली मुझे ये लगता है कि ये सवाल जवाब का विषय नहीं है, ये विषय मंथन करने का है कि मैं अपने माध्यम के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। होता क्या है कि हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और दर्शकों को व्यापक रूप से जोड़ने के लिए क्या किया जाए? दर्शकों को व्यापक रूप से जोड़ने के लिए आपको, मुझे लगता है, फिर से ये जो हमारे वर्चुअल माध्यम है, ये जो हमारे अभी जो हमारे पास माध्यम अवेलेबल है, इनसे हमें दर्शकों को व्यापक रूप से जोड़ने के लिए ना दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पेंडेमिक है। और दर्शकों को व्यापक रूप से जोड़ने के कई सिलसिले इस देश में बने हैं, लेकिन वो कैरी नहीं हुए। छोटे छोटे शहरों में मैंने देखा है कि दर्शक टिकट बेचते लोग। जब रंगमंडल भारत भवन बना था तो वहां भी टिकट लगता था, मैंने वहां लाइनें देखी थी। हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेpertory कंपनी में थे, हमने वहां भी लाइनें देखी है। तो हमने इस बात को समझा है कि दर्शक जो है एक अच्छा अनुभव लेने आता है, एक अच्छी प्रस्तुति, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा विजुअल इम्पैक्ट, एक अच्छा अभिनेता जो अच्छे से बातों को कम्युनिकेट करे। दर्शक वो एक संपूर्ण रस
पाने के लिए आता है, हमें उसके लिए इन सारे एस्पेक्ट में सोचना होगा। अब होता क्या है कि हमारी प्रस्तुतियों में उतना दम नहीं है या हमारे कंटेंट में उतना दम नहीं है। या तो हम कहीं कोई एक एक तरीका तो बनाए, दर्शक तो आएगा। दर्शक को ये मैं मानता हूं, दर्शक जो है वो सहृदय है। दर्शक कभी भी ऐसा नहीं है दर्शक की वो पहले से तय करके बैठा होता है कि मुझे नहीं आना। दर्शक कटता क्यों है, हमें इस पे सोचेंगे तो हम जोड़ने पे भी जा सकते हैं। और वो कटता है क्योंकि दर्शक वर्ग अब बदल गया। हमारा एक दशक था जब दर्शक वर्ग जो है वो साहित्य से जुड़ा हुआ था। वो साहित्य से भी जुड़ा हुआ था, पेंटिंग से भी जुड़ा हुआ था, म्यूजिक से भी जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक दर्शक वर्ग आया है जो इनसे नहीं जुड़ा है, जो इन चीज से वर्चुअली जुड़ा है। तो उसके कंटेंट, उसके रेफरेंस बदल गए। अब क्या उन रेफरेंसेस को बदल रहे हैं? अगर हम लियो टॉल्स्टॉय के किसी उपन्यास को नए ढंग से इंटरप्रेट करके उस दर्शक तक ला सकते हैं तो वो जुड़ेगा, वरना वो टॉल्स्टॉय तो नहीं पढ़ेगा। हम आषाढ़ के एक दिन को री इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना वो तो इस भाषा के लायक ही नहीं रह गया है। हमारा युवा दर्शक जो है वो तो इस भाषा से अनभिज्ञ है। तो क्या हमें दर्शकों को बनाने के लिए ना कंटेंट में एक पैरेलल वो ढूंढना पड़ेगा जिसमें लिटरेचर भी हो और थोड़ा ऐसा एस्पेक्ट भी हो जो उनको खींचे। और वो हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। हमारे बार कहते थे रंगमंच में दर्शक नहीं है। क्यों नहीं है दर्शक? जब एक फेस्टिवल किसी शहर में 3 या 4 साल लगातार कोई आदमी करता है तो उसका एक दर्शक वर्ग तो बन ही जाता है ना। ये तो वहां बेगूसराय का भी उदाहरण है, भोपाल का भी उदाहरण है। एक छोटे ग्रुप के जो पिछले 3 4 साल से अगर कोई एक फेस्टिवल करते हैं तो वो धीरे धीरे बनते बनते उसकी फंडिंग भी शुरू होती है, उसका दर्शक वर्ग भी बनता है, उसको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। पर वो जो शुरुआत के 2 3 साल हैं वो लगाने के लिए हम तैयार नहीं हो, तो हमें लगता है हमें कहीं से ग्रांट मिल जाए। वो एक बेसिक काम है। आप 2 नाटकों का फेस्टिवल कीजिए, लोगों को अप्रोच कीजिए जुड़ने के लिए, और लंबे नाटक मत कीजिए, सबसे बड़ी बात, छोटे नाटक कीजिए। वरिष्ठ रंगकर्मी नए युवा रंगकर्मी के साथ बात करने की पहल नहीं करते, क्या उस युवा वर्ग का मनोबल नहीं टूटता, इसलिए वो रंगम से दूर हट जाता है? नहीं, वरिष्ठ रंगकर्मी बिल्कुल बात करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? वो आप उनसे ढंग की तो बात करिए ना कुछ। वो बिल्कुल करेंगे, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति है जो युवा रंगकर्मी से बात नहीं करना चाहता। मतलब मैं अपने से, अपनी यंग पीढ़ी से हमेशा बात करता हूँ। कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, कुछ पूछता है, मैं बताता हूँ। और मैं अपने गुरुओं से बात करता हूँ। ये कम्युनिकेशन की परंपरा खत्म कहाँ हुई? ये तो है। अब प्रशिक्षण चूंकि बंद है, और कोरोना काल में प्रशिक्षण तो अब रंगमंच का नहीं हो सकता, ये बात मैं मानता हूँ। जो उस दिन अभी कुछ दिनों से बात कही गई कि आप प्रशिक्षण में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप उसके सैद्धांतिक पक्ष को जितना कर सकते हैं, क्योंकि अगर, मुझे एक चीज का खतरा इसमें लगता है, अगर अपने प्रशिक्षण को वर्चुअली प्रायोगिक कर दिया तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा माध्यम। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी गुंजाइश रखे हैं जो, कल सत्या भैया ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात की। हमने ये कोशिश की है कि तीनों चारों सेमेस्टर को मर्ज करके उन सब का थ्योरी पक्ष इस कोरोना काल में ऑनलाइन करवा के, फिर जब चीजें खुले तो हम चारों सेमेस्टर के सारे सीन वर्क, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। वो बहुत एक अच्छा आइडिया था जो मुझे बहुत पसंद आया। और एक और आइडिया उनका है कि कई बार हमारे यहाँ प्रशिक्षण में क्या होता है, लोगों के पास फोन नहीं होता है या डाटा नहीं होता है कुछ, तो हम क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराएं ट्रेनिंग। अभी हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि दुनिया के जितने ग्रेट प्ले का संग्रहण जो एसएनए कर भी रहा है, जो उनके पास आर्काइव है, तो कम से कम हम युवा पीढ़ी को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनको उसके इतिहास से जोड़ सकते हैं। रंगमंच के जो इतिहास का संग्रहण उन लोगों ने कर रखा है उसका प्रेजेंटेशन हो, जैसे वो पुराने कई नाटकों को, पुराने वरिष्ठ लोगों के नाटक को दिखा रहे हैं। पर ये बात तय है कि ये वर्चुअली तो नहीं हो सकता। पर अभी हम, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्रशिक्षण तो अभी ये हो सकता है आप इंडिविजुअली दो दो ग्रुप्स बनाएं, छोटे करें, स्पेस को डिवाइड करें, टाइम को डिवाइड करें, इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि फुल फ्लैश प्रशिक्षण होगा तो वो अभी तो नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि अब ये साल भी कोई पॉसिबिलिटी है ऐसे होने की।
कुछ कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी, फिर वहाँ कुछ कुछ घटनाएं हुई तो फिर वो हो नहीं पाया। पर कोरोना काल में प्रशिक्षण तो बहुत बड़ा सवाल है। अ, मुझे याद है कि शायद सिक्किम में विपिन सर ने कुछ जिन बच्चों का टाइम रह गया था उनको दोबारा 3 महीने बुला के उनका बकाचा हुआ कोर्स पूरा किया। भोपाल में आलोक चटर्जी जी ने दादा ने उनको पेंडेमिक में जो लोग का कोर्स रह गया था उनको 3 महीने वापस बुला के उनका सारा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की। तो इच्छा शक्ति की बात है, मुझे लगता है कि अगर उनको अभी उनका सैद्धांतिक पक्ष पूरा किया जाए, जब चीज़ें बेहतर हो तो उनको बुलाई जाए। ऐसा नहीं है, रास्ते तो बन ही जाएंगे। अब जो चला ही गया है, अब गाड़ी खाई में ही चली गई है, अब वहां हम प्रशिक्षण तो नहीं ढूंढ सकते। वो 1 साल तो हमारा गया ब्लैक, और ये दूसरा साल चल रहा है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है चीजें बनने की, तो वो तो है ही। अब जैसे भोपाल में गैस कांड आया था तो हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम ने सबको पास कर दिया था, तब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। अब मैं थोड़ी ना कहूंगा कि मुझे दोबारा फिफ्थ या फोर्थ पढ़ाई जाए। तो अब वो ऑप्शन तो गया है, नुकसान हुआ है, सबका हुआ है, स्टूडेंट्स का भी हुआ है, कलाकारों का भी हुआ है, छात्रों का भी हुआ है, और और भी लोगों का हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है कि एक अवसाद का माहौल है पूरे रंग कर्म और कला के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। हम वो हमें लाइव इंटरेक्शन की आदत है, वो गया है तो हमारे अंदर एक डिप्रेशन तो आया है। और भी दूसरे रास्ते खुले हैं, हमें उन रास्तों को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। अब हम सोचें कि हम तो ऐसे ही थिएटर करते थे, पुराने से सीखना और नए से जान के एक नई मेथोडोलॉजी बनाना रास्ता अब यही हो सकता है। कन्वेंशनल ढंग से थिएटर तो नहीं हो सकता। दादा बुरा नहीं मानिएगा। प्रशिक्षक आपको नहीं लगता कि वरिष्ठ रंगकर्मी नए युवा रंगकर्मियों के साथ बात करने की भी पहल नहीं करते? ये तो बात हो गई है। थिएटर से फिल्मों में जाकर काम करने वाले कलाकारों को शायद तभी लोगों से नाटक देखने की अपील की। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ये अगर उनके पास एक लंबा दर्शक वर्ग है। हमारे वैसे हमारे कुछ वरिष्ठ लोग तो करते ही हैं। मतलब हम लोग तो जब भी थिएटर के से निकले हुए फिल्मी कलाकार हैं, जो यशपाल भाई हुए, पीयूष भाई हुए, या और हिमानी दी हुई हैं, जितने भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं या हमारे पास थिएटर से है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। वो फेस्टिवलों के लिए दर्शकों को जोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और उनको करनी भी चाहिए। और जहां तक उनके देखो, उन्होंने जो चुना है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम उनको यहाँ तो जगह दे नहीं पाए। उन्होंने लाइफ के लिए, पर ऐसा नहीं है कि वो, आप इनसे कभी भी बात कीजिए तो थिएटर के लिए बड़े प्रो हैं ये लोग आज भी। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, या हेल्प तो करते हैं ये लोग भी। मतलब प्रमोशन में तो करते हैं, दर्शक वर्ग को जोड़ने के लिए भी करते हैं। अब वो व्यक्तिगत जीवन में अपने क्या करते हैं, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, उनसे हम ये रिक्वेस्ट जब करते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे फेस्टिवल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, तो वो ये करते हैं। बस हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत है। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ बिल्कुल भी। और फैक्ट रंगमंच के पेज को जरूर लाइक कर दीजिए, प्रवीण गुंजन बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि ये नहीं है कि मैं कोई बैठ के यहाँ आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। मुझे भी अपने अगले महीने का राशन, फीस, बिजली का बिल, ये सब ढूंढना पड़ रहा है। और हम सब इनको पिछले 1 1.5 साल में कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, ये हम सबको पता है। बस ये है कि हमारा आत्म स्वाभिमान ऐसा है कि हम कहते नहीं है एक दूसरे से। या मैं आपको सामने बैठ के ऐसा फ्रेश दिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं, पर मुझे एक आदत है मुझे कि मैं इस बात पे बहुत विश्वास रखता हूँ कि मेरा माध्यम जो है, जिसको मैंने इतना समय और साल दिया है, तो मैं युवा रंगकर्मियों से कहना चाह रहा हूँ, वो माध्यम मुझे ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। और नहीं छोड़ेगा तो कोई और रास्ता बना देगा। पर मुझे किसी से शिकायत नहीं है, और ना ही मैं शिकायत करना चाहता हूँ। मेरे अपने सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जब मुझे जिनसे लेने होंगे वो मैं ले लूंगा। पर
तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि कोई एक ऐसा वो बनाइए, हर आदमी अपनी सफाइयां दे रहा है, इतने इंडिविजुअल हम लोग क्यों हैं? और हम सब साबित करने में क्या लगे हुए हैं? हम सिर्फ खुद को साबित करने में लगे हुए हैं एज ए इंडिविजुअल कि मैं यहाँ सही हूँ और मैंने ये ग्रेट किया है, मैंने माध्यम के लिए क्या किया, ये हम कभी नहीं सोचते। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। और ये कोरोना काल है, प्लीज ये शिकायतें, ये सफाइयां, ये आंदोलन और ये राजनीतिकरण, इससे इस ये जिनके काम है उनको करने दीजिए। आप तो एक मानवीय समूह बनाइए और उस मानवीय समूह में रहकर लोगों की हेल्प कर दिए जितना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। और एक दूसरे और थोड़ा प्रो होइए, थोड़ा विजनरी सोचिए कि हम माध्यम को कैसे बढ़ाएं। ये कोरोना काल अभी खुलेगा जब, तब हमारी असली समस्याएं शुरू होंगी। ये बात याद रखिएगा। तो अभी तो सब बंद है तो हम दुखी हैं, अभी हमारा दुख बढ़ने वाला है, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये सबसे आखिर में खुलेगा, हमारा दुख बढ़ेगा। हमारी लड़ाइयाँ तब शुरू होंगी जब हम बाहर निकल कर ट्रैवल करना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास अगले महीने का बैकअप नहीं है। तो अभी उस दिशा में सोचिए और प्रिपरेशन कीजिए और उन मौक़ों के बारे में सोचिए। हमारी एक पीढ़ी इसमें ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर हम एक पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को एक स्ट्रक्चर तो दे के जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा नहीं है कि हमारे वरिष्ठों के पास इसके लिए विजन नहीं है, बिल्कुल है। हम आगे भी हमारे वरिष्ठों को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। अब वो सब चॉइस की बात है सुनील की, कौन से थिएटर के लोग यूट्यूबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, और इस कोरोना काल में हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। सब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो उनको करना चाहिए। अभी हम किसी को नहीं रोक सकते। जो यूट्यूबर बन रहे हैं उनसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे लगता है करो, उनकी ज़िंदगी चल रही है। और जो सब्जी बेच रहे हैं मुझे उनसे भी नहीं है, वो पूरी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। ये सब गलत बात है कि वो यूट्यूबर तो, बहुत सारे ऐसे भी लोग बन गए हैं जिन्होंने रंग कर्म किया ही नहीं है और टीचर बन गए हैं। ये भी हैं, बहुत सारे हमारे देश में भी हैं सिर्फ। लेकिन मेरा भी ये कहना है कि भैया जो जैसे सरवाइव करे वो करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये पता है कि मुझे अपने माध्यम को बड़ा करना है, मुझे खुद को बड़ा नहीं करना। नहीं तो वो यूट्यूब चैनल खोलना और उस पर वो करना, वो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपना अपना ढंग है, अपना अपना सर्वाइवल का तरीका है। उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए और ना ही हमें इस चीज़ से शिकायत करनी चाहिए कि लोग थिएटर में ये सब कर रहे हैं। वो करें, जिनको जो करना है वो करें। रंगकर्म को राजनीतिक, क्या बोल रहे हो विजय? तुम बहस क्यों करते हो इतनी, मुझे समझ नहीं आता। रंगकर्मी को राजनीति की समझ होनी चाहिए और राजनीतिक विश्लेषण करना आना चाहिए। उसको राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहिए, उसको नेता नहीं बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर जो आदमी अपने आसपास की धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति को नहीं समझेगा, वो थिएटर कैसे करेगा? पर उसको रंगमंच पे सिर्फ राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, ये मेरा प्रॉब्लम। समझना उसको सब चाहिए, और आवाज भी लगानी चाहिए और उठानी भी चाहिए और बात भी करनी चाहिए, पर उसमें एक सौहार्दता होनी चाहिए। ये मेरा कहना है। दुनिया में कुछ भी हो, ये रंगमंच को इफेक्ट नहीं करेगा तो वो थिएटर क्यों करेगा? ना फिर ना सात्र पैदा होगा, ना मोहन राकेश पैदा होगा। बड़ी अजीब सी बात कर रही है। हल्ला नहीं करना है हमको, कामली भी तो हो सकती है ना चीजें। हल्ले से कुछ हासिल नहीं होता, लड़ाई से आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और किससे लड़ोगे आप संगठन से नहीं लड़ सकते, माफी चाहूंगा। आप सिर्फ व्यक्ति से लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका माध्यम इतना बड़ा नहीं है कि आप संगठन से टकरा जाए। बहुत हिम्मत चाहिए उसको। और भय खत्म होगा ही, वो तो अब भय देखो, भय भी खत्म होगा पुंज। मुझे नहीं पता तुम किस कंटेक्स में कह रहे हो। उस कोरोना काल में हम सब सेफ रहें, और जितना मुझे लगता है कि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अभी क्या, हम सब बहुत चिड़चिड़े हैं। हमें एक दूसरे से ज्यादा बात करनी चाहिए, किसके मन में क्या चल रहा है वो करनी चाहिए। बनस्पत इसके कि इसने वो किया, उसने, कोई नहीं करेगा किसी के लिए। किसने किया आज तक? लोगों ने अपनी जिंदगियां बिता दी हैं फील्ड में, इन्वेस्ट कर करके संस्थाओं में। उन लोगों ने भी नहीं सोचा है
और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, उनके बारे में भी नहीं सोचा गया है। तो वो उनसे लड़के क्या होगा? तो संगठन का एक तरीका है, कुछ गलतियां हुई हैं पहले, उनको हम भुगत रहे हैं थिएटर करने के बावजूद भी, या थिएटर में प्रशिक्षण पाने के बावजूद भी, थिएटर में चीज़ों को अचीव करने के बावजूद भी। और सवाल उन्हीं से करिए जो विजनरी हो, ये मैं बता दूं आपको। आप इस बात को मान के मत चलिए कि जो संगठन में बैठा है वो विजनरी ही होगा। आप विजनरी लोग को ढूंढिए और उनसे बात करिए। अभाव व दर्द में सकारात्मक कैसे हो दादा? सही बात, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर मुझे ये जरूर लगता है कि अगर, मैंने सुनने में आया था कि सरकार जो अनुदान थिएटर रंगकर्मियों को देती है वो दोनों को रुका है, तो हमारे वरिष्ठ लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम उस अनुदान को लेकर सरकार पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि भाई ऐसी हालत है, कम से कम ग्रांटें रिलीज कर दें ताकि उनसे जुड़े, क्योंकि वो भी एक पूरा का पूरा कुनबा बन गया है ना। कम से कम वो तो आपसे, आपके थ्रू उनको तो हेल्प हो जाएगी, अगर आप इतनी सी बात कह दें कि अगर आपकी पहुंच है, और वो संगठित क्षेत्र के लोग ही कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट को ये बताएं कि आप प्लीज कम से कम ये कोशिश कीजिए कि ये ग्रांटें रिलीज कर दें, वो चाहे एनएसडी के वरिष्ठ लोग हों, जोनल सेंटर के हों, मिनिस्ट्री के हों, या एसएनए के हो, जहाँ भी हो, वो कम से कम इतना प्रो कर सकते हैं कि वो कम से कम अनुदान जो आप लोगों को मिलता है, जो रेपिटरी ग्रांट्स हैं या जो भी है, कम से कम एक तबके को फायदा तो हो जाएगा उससे। क्या कह रहे हैं? हाँ विजय, तुम मोबाइल नंबर ले लो, फिर इसके पास है, बिल्कुल ले लो। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, अभाव में हम सब लोग अभाव में हैं प्रवीण, मैं पूरे, मेरी पूरी संवेदनाएं तुम्हारी साथ है। पर अभी क्या है, सभी इतने हेल्पलेस हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। हम इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं अपने सारे वरिष्ठों से, और खास तौर से जो अलग अलग संस्थाओं में वरिष्ठ हमारे बैठे हुए हैं, जो जिनके पास ये गुंजाइश है कि वो सरकार को थोड़ा प्रो कर सकें इस चीज़ों को लेके, वो कम से कम इतना काम तो करवा ही सकते हैं कि वो जिन लोगों की ग्रांटें अटकी हुई है कम से कम वो ही दिलवा दें, कम से कम उनके बेसिक काम चलता रहे। उन जिनका काम हो रहा है या जो इसी पे पूरी तरह से आश्रित हैं, कुछ तो हो, यही समझ के कर दीजिए कि आप अनुदान ही बांट रहे हैं, जैसे कोविड काल में होता है। वैसे तो वो वैसे भी मिल जाना चाहिए, पर इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। युवा रंगमंच रांची, टिकम भाई सही कहा, कोई शिकायत ना करो। नहीं नहीं, शिकायत करने से हासिल क्या हो रहा है मुझे ये बताओ, तो करो। किससे शिकायत करोगे आप? या तो आप सड़क पे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। वर्चुअली सब करने से, साल भर से इतने वेबिनार हो गए हैं इस देश में, आपको पता नहीं है, पिछले 1.5 साल में इस देश में अचानक से कुछ ऐसे रंगकर्मी पैदा हो गए हैं जो घोषित हो गए हैं कि वो रंगकर्मी हैं बड़े, सिर्फ वेबिनार करके। ये पिछले 1.5 साल में तो मैंने कैसे लोग देख लिए कि पता लगा बहुत बड़े रंगकर्मी हो गए अचानक से। युवा रंगमंच, ओ अरे सर सॉरी, आपका नाम नहीं आया, मुझे पता नहीं चला। मलकानी सर प्रणाम। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं शिकायत किससे करें बताइए? मैं किसके शिकायत करूँ? मैं अपने गुरुओं से मिलूंगा, अपने टीचरों से बात शेयर करूंगा, वो मुझे संवेदना दे देंगे, थोड़ा ढांढस बता देंगे, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। कोई क्या करेगा मेरे लिए बताइए? और हम किससे शिकायत करें? हम क्या कर सकते हैं मुझे वो बताइए। हम ये पूछ सकते हैं अपनी शिकायत करने के बजाय कि हम क्या कर सकते हैं। आप हमें रास्ता दिखाइए तो हम वो करें। आप कहें हम सड़क पे उतर जाएं, हमारा अनुदान दो, हम वो कर लेते हैं। पर पता नहीं, वो सॉल्यूशन किसी के पास है नहीं अभी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास जवाब है हर चीज का, जवाब किसी के पास नहीं है इस वक्त। पर ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस पेंडेमिक से ये समझ लीजिए कि अगर अपने माध्यम को लेके थोड़ा सा विजनरी नहीं होंगे, तो जो हम भुगत रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी पेंडेमिक होने के बाद भी भुगतेगी, जो थिएटर करना चाहती है वो। आप मुझे बताइए कि थिएटर में पेंडेमिक नहीं चल रहा है क्या? ये कोरोना काल में ही आया है, इसके पहले नहीं था क्या? इसके पहले भी था, और इसके पहले भी इतना सब कुछ होता था। इसके पहले भी प्रशिक्षण थे, संस्थान थे, सब हुआ है, और उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है।
तो उसका हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि अगर थिएटर ग्रुप अपने नाटकों को या तो शूट करें, ढंग से करें फिर शूट, क्योंकि वो जिस तरह से हमारे नाटक शूट होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से, उससे वो शायद उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेके शूट करें तो यूट्यूब पे वो हो सकते हैं। मतलब ये एक कोशिश हो सकती है। मैं भी एक्चुअली मूलतः अभिनेता हूँ, अभिनेता की ट्रेनिंग करता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ। तो अब ये जो काम है, या तो मैं किसी संगठन में होता तो मैं शायद इतना कर सकता था कि मैं गवर्नमेंट से इतनी बात कहता कि भाई आप इनके बारे में इतना सोचिए, या इनके लिए मुझे लगता है कुछ लोग कर भी रहे होंगे। पर हो क्या रहा है कि अभी वो कुछ नहीं रहा है। पर अब सवाल, वक्त, वक्ता होने के नाते मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं ऐसा भी नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि ये पीरियड बहुत खराब है और ये आगे भी रहेगा। आपको याद होगा जब पेंडेमिक, जब लॉकडाउन खुला था तो मूल समस्याएं तब शुरू हुई थी। अभी तो आप फिर भी आपके आसपास कोई राशन बांट रहा हो तो आप खा सकते हो। जब ये राशन बंद हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, तब आप क्या करेंगे? आप 2019 दिसंबर से लेके मार्च 2020, पिछले साल की बता रहा हूं, 4 महीने की सैलरी हमारी किंगडम ऑफ ड्रीम ने आज तक नहीं दी है। हम कैसे चल रहे हैं हमको पता है, और उसके लिए हमारे हमने कुछ कर भी नहीं पाए उनका। तो असंगठित क्षेत्र में तो और भी बुरी हालत है। और उसके बाद पूरा 1 साल और ये 1.5 साल होने वाला है विदाउट एनी वर्क। बट वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। पर मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हार रहा। हम संवाद कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन रास्ते ढूंढे, हम बस इतना कर सकते हैं कि हम चीजें पहुंचाएं तो तक, और पहुंचाने का काम प्रशिक्षण संस्थान या ये जो संस्थाएं हैं ये सब कर सकते हैं। और वो कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कर रहा है, उससे पेमेंट कर रहा है। पर इस समय इतना ही हो सकता। सॉल्यूशन तो किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं पता और किसी को ही सवाल है, क्योंकि मैं किसी संस्था से जुड़ा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी संस्था को हेड करता हूँ। तो मुझको लेके कोई बहुत ज़्यादा सवाल होंगे ऐसा नहीं है। मैं तो बातें शेयर करने के लिए आया था। और मैं, थैंक यू प्रवीण, तुमने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और थैंक यू एवरीवन, मुझे इतनी देर सुनने के लिए, झेलने के लिए। और भी बहुत कुछ है कहने को, पर ये विषय नहीं है और ना ही हमें उन विषयों पर जाना चाहिए। और क्या, जन आकांक्षाओं के की हित में कलात्मक प्रतिरोध को जरूरी मानते। विजय, तू मुझे फोन ही कर लेना, ठीक है? अपन आपस में बात कर ले। हर चीज में इतना हाइपर क्यों हो जाता है तू? जरूरी मानता हूँ या नहीं मानता? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी, तो बस ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा, इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में मुझे अदने से कलाकार को आपने जगह दी। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर जो बात मैंने कही आप उस पर, तो मुझे उम्मीद है कि अ, हमारे वरिष्ठ और हम समकालीन लोग इस बारे में सोचेंगे और इसके व्यापक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। और शायद इस पर हम ज़्यादा बेहतर संवाद करेंगे। और हमें पहले आपस में एक संवाद करना चाहिए और फिर अपने वरिष्ठों के साथ एक संवाद करना चाहिए। एक टीम बनानी होगी पूरे देश में, अलग अलग जगहों पर हमारी पीढ़ी के लोगों की, ताकि हम इसको बृहत्तर कैसे बना सकें बिना संगठित क्षेत्र की। और फिर हम संगठित क्षेत्र से बात करें कि हम इस तरह से आगे सोच रहे हैं, तो शायद कुछ होगा। नहीं तो हम देखिए, हम जैसे ही ये सब खुलेगा हम वापस व्यक्तिवादी हो जाएंगे, हमको पता है ये बात, हम सब जानते हैं। अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हम आपदा है, और संकट के समय ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र पता लगता है। तो अभी हम सबको सबके चरित्र दिख रहे हैं। इसके बाद शायद हम बेहतर होंगे, और बेहतर ऊर्जा के साथ या बेहतर विजन के साथ होंगे, क्योंकि अब एक्सट्रीम बुरा तो देख ही चुके हैं। और अच्छा, अब अच्छा ही होगा। अब इससे बुरा क्या होगा? और तो मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, बात करना चाहिए।
और इस बारे में सोचना चाहिए। तो प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आज्ञा चाहूंगा